चलो बैठ जाओ सारे लोग, बैठ जाओ फटाफट। गुड मॉर्निंग क्लास। यूट्यूब वाले भाइयों का भी स्वागत है हमारे चैनल पर। एक सेकंड, मेरे पास चल नहीं पा रहा है। चलो, तो आज हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो ग्रुप डी पिछले एग्जाम में ग्रुप डी में पूछे गए। बच्चों को अधिकतर डर रहता है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल किस टाइप के आते हैं। साउंड मत करो आप लोग, कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल किस प्रकार के आते हैं। तो ग्रुप डी में आपको सारे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं, आज लगभग 50 क्वेश्चन में लेके आया हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं। आपको सारे क्वेश्चन लाइन बाय लाइन देखना है और आपको आपके पास एक कॉपी होना। स्टार्टिंग में मैं कुछ चीजें लिखाऊंगा भी, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, फिर आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, पहले मैं सबसे पहले आपको प्रकाश के बारे में, जो भी प्रकाश से किस किस फार्मूले से न्यूमेरिकल बनते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं, उसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, फिर अपन आगे देखेंगे क्वेश्चन से। ठीक है, प्रकाश ऑप्टिक्स चैप्टर से कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं, किस किस फार्मूले से क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो, तो देखो, एक होता है फोकल दूरी या फोकस दूरी, और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है F बराबर R बटे में 2। F बराबर R बटे में, ठीक है, या आप इसको लिख सकते हो R बराबर 2F। क्या लिख सकते हो? R बराबर, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये R यहाँ पर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या। और जो F होता है वो F होता है अपना फोकल दूरी या फोकस दूरी। कौन सी दूरी? फोकस दूरी। तो एक तो इस पर क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। एक फार्मूला ये होता है। एक आपको लेंस की शक्ति बोले या लेंस की क्षमता बोले, या लेंस की क्षमता बोले, इस पर कौन से क्वेश्चन बनते हैं वो बता रहा हूं आपको। इनमें संबंध शक्ति को P से दर्शाएंगे, बराबर 1/F। और ये कब लगाओगे? जब आपको फोकस दूरी मीटर में दी रहेगी। काय में? तब आप ये फार्मूला लगाओगे, P बराबर 1/F। यदि आपको फोकल दूरी सेंटीमीटर में दी रहेगी, तब आप P बराबर लगाओगे 100 बटे में F। और ये जब ये आपको फोकल दूरी काय में दी रहेगी? सेंटीमीटर। किस में दी रहेगी? सेंटीमीटर में। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, ये दो फार्मूले आपको याद रखने हैं, दो फार्मूले आपको मेन याद रखने हैं। अभी ये दो हो गए। ठीक है, फिर आगे देखो, आपको और क्या याद होना? एक याद होना आपको दर्पण सूत्र। कौन सा सूत्र? दर्पण सूत्र याद होना आपको। दर्पण सूत्र याद होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। अब ये कहां पर क्या होता है अपन देखेंगे, कौन धनात्मक होता है, कौन ऋणात्मक होता है। F होता है अपनी फोकल दूरी, V होता है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब किस स्थान पर बन रहा है, और U होता है वस्तु की स्थिति। किसकी स्थिति? आपको यदि इसी में आवर्धन निकालना हो तो आवर्धन M बराबर मैग्निफिकेशन, आवर्धन को M से दर्शाते हैं, HI अपॉन में HO। HI मतलब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ
बटे में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। ये मैग्निफिकेशन निकाला जाता है, आवर्धन निकाला जाता है, या आपको दर्पण सूत्र में ही निकालना हो आवर्धन तो आपको m बराबर लगाना पड़ेगा माइनस वी अपॉन यू। v क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति, और u होता है वस्तु की स्थिति। ये फार्मूले होते हैं। तो आप 2 मिनट इसको फटाफट लिख लो, क्योंकि मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको यही नहीं पता चलेगा कि अब मैं क्या, फार्मूले नहीं याद रहेंगे। तो आप इसको 2 मिनट फटाफट लिख लो। फिर अपन क्वेश्चन पे आएंगे, पहले आप ये लिख लो। आपको 30-40 सेकेंड का समय भी दूंगा क्वेश्चन करने के लिए कि आप आंसर बताओ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं तो सोलो करवाऊंगा ही। थोड़ा फास्ट लिखो, यूट्यूब वाले भाई के कमेंट पढ़ लेता हूं जब तक। यूट्यूब वाले भाइयों कुछ कमी हो तो बता देना। सचिन बडोले सर जी नमस्कार। नमस्कार भाई। हो गया सभी का? चलो, तो आपको ये पहले तो ये फार्मूले याद होना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, एक लेंस की शक्ति से भी या क्षमता से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर दर्पण सूत्र से क्वेश्चन, दर्पण सूत्र याद रखना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आगे मैं बता दूंगा। f होता है फोकल दूरी, v होता है अपने प्रतिबिंब की स्थिति, u होता है वस्तु की स्थिति की वस्तु कितनी दूरी पर रखी है। ठीक है, यदि आपको दर्पण सूत्र में मैग्निफिकेशन आवर्धन निकालना है तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, और यदि आपको आवर्धन इस फॉर्म में दे दे कि आपको प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दे रहा है तो माइनस वी अपॉन यू। ये फार्मूले याद रखना है। क्लियर सभी को? दर्पण सूत्र। इसके बाद देखो लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में कुछ नहीं होता है, माइनस आ जाता है। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है अपना लेंस सूत्र। कौन सा सूत्र? लेंस सूत्र। ठीक है, आपको इसमें भी आवर्धन निकालना हो, m बराबर तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, और एक और फार्मूला यहाँ पर लगाओगे तो m बराबर v अपॉन u। ठीक है, वहां पर माइनस था, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो आपको ये भी फार्मूले याद रखना है। ठीक है, आप लिख थोड़ा बाद में लेना, मैं टाइम दे दूंगा आपको। अब आपको ये देख के चलना है। देखो कौन कौन से, एक बात करेंगे अपन अवतल दर्पण की। देखो आपको ये माइनस प्लस में रखना पड़ता है, मैं एक ही बार में समझा देता हूं। एक होता है उत्तल दर्पण, जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीजें बहुत काम आएगी। एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और एक होता है उत्तल लेंस। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, प्रतिबिंब। तो देखो यू होता है अपना वस्तु की ऊंचाई, किसकी, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, तो ये आपको सभी में नेगेटिव लेना है। क्या लेना है? सभी में क्या लेना है? नेगेटिव। सभी में क्या लोगे? फिर आपको लेना है फोकल दूरी, फोकस दूरी। तो देखो जहां अवतल वाला आ जाए, अवतल अ लिखा जाए, वो नेगेटिव, वो क्या होगा? उत्तल आएगा तो पॉजिटिव, अवतल आएगा तो उत्तल आएगा तो पॉजिटिव। सेम फोकल दूरी के बाद क्या बचा है? प्रतिबिंब। क्या बचा? प्रतिबिंब। तो अवतल के लिए नेगेटिव, अवतल के लिए, उत्तल के लिए, अवतल के लिए और उत्तल के लिए। आपको ये 3 चीजें याद रह गई तो सब आप न्यूमेरिकल सारे बना लोगे। देखो आपको प्रतिबिंब की जो दूरी रहेगी वो तो आपको ऋणात्मक ही लेना है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा
आपको यदि क्लास में मैंने पढ़ाया है तो आप लोगों ने देखा होगा जो भी वस्तु अपन रखते हैं, जैसे मैंने इधर बनाया दर्पण बनाया, ठीक है, ये बनाया दर्पण बनाया, तो अपन वस्तु को सब वस्तु को इधर ही रखते हैं कि नहीं रखते हैं। तो इस कंडीशन में सारी की सारी जो वस्तु की दूरी आएगी वो कैसी आएगी, ऋणात्मक। फिर आपको ये फोकल दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में याद रखना है कि अवतल वाले में ऋणात्मक आएगा, उत्तल वाले में पॉजिटिव आएगा। क्लियर है क्या? अब आप इसको लिख लो, इसको लिख लो, फिर आप न्यूमेरिकल बनाते चलोगे। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, ये आपके नोट्स में लिखे रहेंगे, आप एक बार देख लेना सारे फार्मूले, ठीक है। चलो, देखा सभी ने? चलो, इसके बाद और कुछ चीजें होती है, मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, या फिर अगला पेज क्या है, अरे यार क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलो, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। एक आपको आपतन कोण और परावर्तन कोण पे आता है कि कोण आई बराबर होता है कोण आर, पता है कि नहीं है? ठीक है, आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के बाद। एक होता है अपवर्तनांक, क्या होता है, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक पूछा जाता है आपसे किसी भी माध्यम में, तो ये वाला फार्मूला रखना है आपको। अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये निर्वात में प्रकाश की क्या होती है, चाल, ठीक है, अलग अलग। बटे में आपको रखना है माध्यम में प्रकाश की चाल, किसमें, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। एक फार्मूला ये होगा आपका, ठीक है, एक फार्मूला ये होगा। एक आपको मैंने स्नेल का नियम पढ़ाया था क्लास में, ठीक है, एक स्नेल का नियम पढ़ाया था आपको, साइन आई बटे में साइन आर होता है क्या, ठीक है, बराबर होता है अपवर्तनांक, बराबर अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को दर्शाते म्यू से, कैसे, और अपवर्तनांक भैया इसका ना तो कोई मात्रक होता है ना ही इसकी कोई विमा होती है, क्योंकि देखो आप लोग यदि यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड में ऊपर चाल रखोगे, नीचे बटे में 4 मीटर प्रति सेकेंड में रखोगे, तो मीटर प्रति सेकेंड से मीटर प्रति सेकेंड कट जाएगा, तो ना तो इसका कोई मात्रक होता है ना ही विमा होती है, ठीक है। एक फार्मूला ये होता है। तो ये जो साइन आई अपन साइन आर होता है, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे पदार्थ का वो होता है अपवर्तनांक, बराबर आगे और भी होता है v1 बटे v2, ये फार्मूला होता है आगे भी। तो इस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं, इस पर भी न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है। ये इतने फार्मूले रहेंगे आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल इस पर हो जाएंगे, ठीक है। आगे और भी इसको लिखना चाहो तो तरंग दैर्घ्य के फॉर्म में λ1 बटे λ2 आता है। लैम्डा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य होता है, v चाल होती है, u अपवर्तनांक होता है, तो इन पर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आप इतना लिख लो बस। ये प्रकाश के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल, वो इससे बाहर नहीं होते हैं, जितने फार्मूले मैंने आपको लिखाए हैं। अब इसके बाद आप क्वेश्चन खुद ही करने लगोगे, मैं आपको 20 से 30 सेकेंड का समय दूंगा, यदि आप कर सको कोशिश जरूर करना, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। सारे जो भी है नीचे एग्जाम का नाम लिखा है कि ग्रुप डी में आए कि एलपी में आए, टेक्नीशियन में आए, सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू लाए गए। तो इतना लिख लो आप, फिर अपन क्वेश्चन की तैयारी करते हैं।
ये चिन्ह, ये लेमड़ा तरंग दैर्घ्य का होता है ना, ये लेमड़ा होता है। तो इस पर न्यूमेरिकल आ गया तो मैं बताऊंगा, आप बस ये इक्वेशन याद रखो, sin i अपॉन sin r बराबर μ2 अपॉन μ1। ये म्यू होता है अपवर्तनांक, ठीक है, v होता है चाल, प्रकाश की चाल, और लेमड़ा होता है उसकी तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तो ये उसमें संबंध होता है, टोटल एक रिलेशन बन के आता है, ठीक है। तो अभी आप इतना लिख लो, अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहला क्वेश्चन शायद इसी पे है, फिर आगे आपको क्वेश्चन आते जाएंगे। चलो लिखा सभी ने, डन। आप बस इतना चीजें याद रखना, अभी आगे न्यूमेरिकल में काम आएगा। जब भी आपको प्रतिबिंब की स्थिति कैसे दर्शाएंगे अपन, यू से, किससे, तो वो अवतल हो, उत्तल हो, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, उसको ऋणात्मक मानोगे। कैसा मानोगे, और जो फोकस दूरी और जो प्रतिबिंब की स्थिति आएगी वो यदि अवतल की आती है तो उसको कैसा मानोगे, माइनस, ऋणात्मक, और यदि उत्तल की आती है तो उसको कैसा मानोगे, प्लस। बस इस पर फिर आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सिलसिला शुरू करते हैं क्वेश्चन का। आपके सामने भी अब पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको मैं देता हूं 30 सेकंड का टाइम, कर सको तो करो। चलो मैं ही करता हूं, एक दो क्वेश्चन। तो देखो आपको क्या दिया है कि हीरे का अपवर्तनांक दिया है, हीरे का क्या दिया है, अपवर्तनांक दिया है 2.42। तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। देखो भैया मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया है, एक फार्मूला बताया, अपवर्तनांक म्यू बराबर बताया है निर्वात में प्रकाश की चाल, किसमें, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल, किसमें, माध्यम में। सुनो, अब निर्वात में तो आपको पता ही है, निर्वात में आपको प्रकाश की चाल पता है कि नहीं पता है। ये म्यू का मान हीरे का अपवर्तनांक आपको दिया है 2.42, कितना दिया है, और निर्वात में आपको प्रकाश की चाल पता है 3 गुणा 10 की घात 8, और आपको माध्यम में, अब माध्यम कौन है यहाँ पर, हीरा, कौन है, तो आपको हीरे में प्रकाश की चाल बताना है, किसमें, तो हीरे में प्रकाश की चाल बताना है, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में क्या बताना है, प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल बताना है, ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बटे में आ जाएगा, तो हीरे में प्रकाश की चाल, तो ये बटे में आ जाएगा, तो इसको 16 करोगे, 3 गुणा 10 की घात 8 बटे में क्या हो जाएगा, 2.42। कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। इसको मैं लिख लूं 3 गुणा 10 की घात 8। देखो ऑप्शन थोड़े दूर दूर ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2.42 को 2.5 लिख लूं क्या, लिख लो। देखो आप लोग आंसर आ जाएगा। देखो फिर यहाँ से आपने दशमलव हटाया तो यहाँ लगा लो 0, क्या लगा लिया, काट लो इसको, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 से काटोगे 5 1 जा 5, बचा 1, 5 2 जा 10, है ना। तो ये 1.2 क्या है आपका, 1.2 गुणा 10 की घात 8। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो 1.24 वाला है, वो इसलिए यहाँ पर कम आया क्योंकि अपन ने वैल्यू यहाँ क्या मान ली, थोड़ी सी बड़ी, कैसी मान ली भैया, अपना होना चाहिए था 2.42, अपन ने मान कितना लिया 2.5, लेकिन आप ऑप्शन देखोगे तो 3 वाला तो आना ही नहीं है, 1.72 वाला आना ही नहीं है, 2.48 आना ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। कौन सा आ जाएगा, समझ में आया। आपको क्वेश्चन दिया था कि भैया हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये अपवर्तनांक दिया है 2.42, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको पता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। आपको माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है, तो माध्यम कौन है अपना, हीरा, कौन है, हीरा। तो इसमें याद करना है, तो ये बटे में आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके आपका आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी। कौन सा आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को, चलो ठीक है, यूट्यूब वाले भी बता देना कोई प्रॉब्लम हो किसी को तो। चलो आगे देखो, ठीक है, आगे देखो, पीपीटी मिल जाएगी आपको। यहां से क्वेश्चन देखो भैया, एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, फिर आप लोगों को करके बताना है मुझे, ठीक है। देखो आपको बोला है एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। मैंने आपको आवर्धन का फार्मूला लिखा है क्या, चलो आवर्धन का फार्मूला लिखा है भैया। किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा दर्पण है ये, अवतल। कौन सी दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण में आवर्धन बराबर पड़ा है -v/m
यू पढ़ा है क्या? माइनस वी अपॉन में यू पढ़ा है। अब देखो अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को, तो वस्तु की कितनी दूरी दे दी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? लेकिन क्या मैं इसको माइनस में रखूंगा क्या? अरे माइनस में रखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वस्तु की स्थिति हमेशा आपको अवतल बोले उत्तल बोले किस में रखना है? माइनस में। काय में रखना है? माइनस में। और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में देखो ये अवतल दर्पण है, ये क्या है? अवतल दर्पण में। मैं इस दिशा में इधर बना देता हूं, ये अवतल दर्पण है, ठीक है। डायग्राम देखो, ये होता है P, ये होता है F, ये होता है C, होता है, ठीक है। उसने बोला कि वस्तु को 20 सेंटीमीटर रखा होगा कहीं 20 सेंटीमीटर इधर, ठीक है। तो वस्तु को अपन ये माइनस भी आएगा, माइनस 20 आया, और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में ही इसी दिशा में बन रहा है, तो ये v बराबर भी कितना लगा? माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों आया पता चला कि नहीं चला? क्योंकि इस साइड बना, ठीक है। और मैंने बोला जब भी अवतल बोले तो आप तो प्रतिबिंब भी काय में लोगे? माइनस में, ठीक है। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपको फार्मूला बना है m बराबर माइनस वी बटे में u। तो m बराबर, ये माइनस तो माइनस है कोष्टक के अंदर, v कितना दिया है? माइनस का 60 बटे में u कितना दिया है? माइनस का 20 दिया है। क्या माइनस से माइनस कट गया, 20 से 60 कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। तो m बराबर कितना आ जाएगा? -3। इसका कोई मात्रक होता है क्या? नहीं। तो ऑप्शन 3 माइनस में 3 ऑप्शन है क्या? यस, ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। तो इस तरीके के आगे और भी क्वेश्चन आएंगे, आपको करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, एक बार डबल से देखो। एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखाया गया, तो वस्तु की स्थिति दी है, तो वस्तु की स्थिति को अपन किससे दर्शाते हैं? u से। कितनी दूरी पर रखा है? 20 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सामने माइनस क्यों लगा रहे हैं? मैंने आपको बता दिया है कि वस्तु की दूरी को हमेशा आप चाहे अवतल दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो, चाहे लेंस हो, आपको कैसे मानना है? नेगेटिव। कैसे मानना है? क्योंकि वस्तु को अपन हमेशा इस इधर रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस। आपको बोला कि वस्तु और इसका प्रतिबिंब वस्तु की दिशा में दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब इसी दिशा में क्या भी बनेगा? प्रतिबिंब। इस दिशा में यदि वस्तु रखा है तो इधर भी प्रतिबिंब भी बनेगा। और मैं आपको बता चुका हूं अवतल दर्पण में आपको प्रतिबिंब की जो स्थिति मानना है वो भी काय में मानना है? नेगेटिव में। काय में मानना है? और ये दिया है 60 सेंटीमीटर। बस आपको फार्मूला मैंने आवर्धन का पढ़ा है, आपके नोट्स में लिखा दिया है, m बराबर माइनस वी अपॉन यू। यहाँ कौन से दर्पण की बात चल रही है? अवतल। यदि यहाँ उत्तल दर्पण होता तो फिर ये आता m बराबर v अपॉन यू, यहाँ पर माइनस नहीं आता। क्लियर सभी को? बस अब आप वैल्यू पुट कर दो, ये माइनस v की वैल्यू रखी -60 बटे में u की वैल्यू -20, माइनस से माइनस कट गया, 60 में 20 से भाग दिया तो कितना आया? 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा -3। इसका कोई मात्रक होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलो अब आप लोग मुझे करके बताओगे, बताओ थोड़ा सा बताओ मुझे, आप लोग करके देखता हूं मैं। अच्छा ऐसा क्वेश्चन आ गया, अच्छा रुको, है ना, ये भी मुझे ही करके बताना पड़ेगा क्योंकि ये क्वेश्चन शायद बीच में डल गया है। अभी सारे क्वेश्चन दर्पण लेंस के ही आते हैं लेकिन बीच में डल गया होगा। देखो क्या क्वेश्चन दिया है आपको, दिया है यहां से पढ़ो, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के मध्य आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य 60 जूल है, जे मींस जूल। तो फिर दो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश क्या होगा? विद्युत आवेश के बारे में पूछ रहा है भैया, विद्युत आवेश के बारे में। किसके बारे में पूछ रहा है? विद्युत आवेश। तो क्यू को क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश को किससे दर्शाते हैं? क्यू से। वी जो होता है वो कौन होता है? विभव। कौन होता है? विभव। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। क्या होता है? विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? वोल्ट, ठीक है। और ये जो कार्य दिया हुआ है आपको, क्या दिया है? W का मान दिया है। W को क्या बोलते हैं अपन? कार्य। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। क्या होता है? जूल। क्लियर है क्या? ठीक है। आपको देखो भैया यहाँ पर Q का मान पूछा है, Q की वैल्यू क्या करिए? पूछिए। V की वैल्यू आपको कितनी दी है? 20 वोल्ट। कितनी दी है? और आपको और क्या दिया है? कार्य दिया है कितना जूल? 60 जूल। कितना जूल? 60 जूल। ठीक है, ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। फार्मूला होता है V बराबर W बटे में Q। V बराबर W बटे में Q, यानी विभव बराबर कार्य बटे आवेश। विभव बराबर कार्य बटे आवेश। आपको विभव का मान दे दिया 20, कितना दे दिया? कार्य का मान दे दिया 60, कितना दे दिया? बटे में Q का मान आपसे पूछा है।
क्लियर है? क्या ये 20 बटे में आ जाएगा? तो ये हो जाएगा Q बराबर, ये हो जाएगा 60 बटे में 20। कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। कितनी बार? और आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम को C से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? C से। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 3 कूलाम। कितना कूलाम? 3 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। कूलाम का एक और मात्रक होता है फेराडे। क्या होता है? फेराडे। कूलाम का एक, आवेश का एक और मात्रक होता है फेराडे। कौन सा होता है? और आपसे पूछा जाए एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं, तो एक फेराडे में होते हैं भैया 96,500 कूलाम। 96,500 कूलाम। क्लियर है सभी को? तो इस फार्मूले पर ये न्यूमेरिकल था, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का है ये। आपको V बराबर W बटे में Q, विभव बराबर कार्य बटे में आवेश। आपको दो चीजें दी रहेगी, तीसरी चीजें पूछेगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें, आपको विभव का मान दिया है, कार्य का मान दिया है, आपसे आवेश पूछा है, तो आप आवेश की गणना कर लोगे। ठीक है, Q होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, V होता है विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, W होता है कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। फार्मूला होता है V बराबर W बटे Q, V की वैल्यू 20, कार्य का वैल्यू 60 बटे में Q, और आप इसको हल कर लोगे तो आपका आवेश कितना हो जाएगा? 3 कूलाम। कितना कूलाम? चलो, कोई दिक्कत किसी को? चलो बढ़िया, यूट्यूब वाले आंसर दे रहे हैं, आप भी आंसर दीजिए, देखूंगा मैं। चलो करके बताओ। अब ये वापस दर्पण का क्वेश्चन आया है, आप लोग को मैं देता हूं 40 सेकेंड का समय। अभी इसमें घड़ी देखना पड़ेगा सर, कहां से चलो 40 सेकेंड का समय आपके पास, करके बताओ मुझे। जीरो 0.5। यूट्यूब पे भी सारे लोग जवाब दीजिए, आपका आंसर सुनना चाहता हूं मैं। ABCD क्या आना चाहेगा? क्वेश्चन नंबर 6। आपको ये भी लिखना है कि क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है कि 5, तो मुझे समझ में आएगा। चलो देखो क्या आंसर आया, चौथा आ रहा है, डी वाला। देखते हैं माइनस, चलो देखो क्या होता है, देखते हैं। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। क्वेश्चन देखो भैया सारे लोग, ये अवतल दर्पण होता है, ये अवतल दर्पण होता है, ये इसका होता है P यानी पोल, ये होता है F फोकस, और ये होता है वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से लेकर पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या यानी R बोलते हैं, और F से लेकर P के बीच की दूरी को फोकल दूरी यानी स्मॉल f बोलते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिए। आपको बोला है कि देखो वस्तु की स्थिति दे दी है 20 सेंटीमीटर, कितनी दे दी है, यानी आपको u की वैल्यू दे दी है 20 सेंटीमीटर, कितनी, लेकिन इसको माइनस में लोगे क्या? यस, क्योंकि जब भी वस्तु की बात आए तो वस्तु तो चाहे अवतल हो उत्तल हो, वस्तु हमेशा कैसा? ऋणात्मक। कैसा? ऋणात्मक। अब देखो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कहां पर? वक्रता केंद्र पर। कहां पर बनता है? वक्रता केंद्र पर। तो देखो दर्पण में एक कंडीशन होती है, दर्पण में क्या होती है? कंडीशन। समझ लो सारे लोग, एक ये होता है P, ये होता है F, ये होता है C, ये होता है C। ठीक है, चल रहा है।
अगला कर दिया सर। चलो ठीक है। ठीक है, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, आपको प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति दे दी 20 सेंटीमीटर, लेकिन इसके सामने माइनस लगाना पड़ेगा। अरे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगली लाइन समझो, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आपको इस दर्पण के 6 केस पता होना चाहिए कि कहां पर वस्तु को रखा जाना चाहिए तो कहां पर प्रतिबिंब बनता है, ये इस लाइन पर ध्यान दो। तो दर्पण के वक्रता केंद्र पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? वक्रता केंद्र पर। और ये वाली कंडीशन यदि किसी को याद हो कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। देखो 6 कंडीशन होती है भैया। यदि वस्तु को आप अनंत पर रखोगे, कहां पर? तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहां बनता है? जब वस्तु को आप अनंत और सी के मध्य रखोगे, है ना, वस्तु को अनंत और सी के मध्य रखोगे तो आपका प्रतिबिंब बनता है एफ और सी के मध्य। एफ और सी के मध्य, एफ और सी के मध्य। जब वस्तु को आप सी पर रखते हो, कहां पर रखते हो? सी मीन्स वक्रता केंद्र पर, तब आपका प्रतिबिंब भी कहां बनता है? वक्रता केंद्र पर ही। जब वस्तु को आप सी और एफ के मध्य रखते हो, कहां पर? सी और एफ के मध्य रखते हो तो सी और अनंत के मध्य बनता है। आपका प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के मध्य। सी और आपका प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के मध्य। और जब वस्तु को आप फोकस पर रखते हो, कहां पर रखते हो? फोकस पर, तब आपका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। और जब वस्तु को आप एफ और पी के मध्य रखते हो, एफ और पी के मध्य, तब आपका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। तो आपको ये 6 कंडीशन याद होना कि वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए अवतल दर्पण में, तब प्रतिबिंब कहां बनता है। तो जब वस्तु को आपने अनंत पर रखा तो आपका प्रतिबिंब कहां बना? फोकस पर। कहां बना? जब वस्तु को आप थोड़ा नजदीक लाए, अनंत और सी के मध्य में रखा, तब आपका प्रतिबिंब बनता फोकस और सी के मध्य। जब वस्तु को आप सी पर रखते हो, कहां पर रखते हो? तब आपका प्रतिबिंब भी कहां बनता है? सी पर। सी मीन्स वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु को आप सी और एफ के मध्य में रखते हो तब आपका प्रतिबिंब बनता है सी और अनंत के मध्य। और जब वस्तु को आपने फोकस पर रखा तब आपका प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। कहां पर? और जब वस्तु को आप एफ और पी के मध्य रखते हो तो आपका प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। और एकमात्र प्रतिबिंब होता है जो सीधा बनता है। कैसा बनता है? बाकी के सारे के सारे प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। सारे के सारे प्रतिबिंब बनते हैं उल्टे। सारे के सारे इधर 5 कंडीशन में कैसे बनते हैं? उल्टे। और एक जो दर्पण के पीछे बनता है वो बनता है सीधा। कैसा बनता है? सीधा बनता है। ठीक है, सीधे प्रतिबिंब आभासी होते हैं, उल्टे प्रतिबिंब वास्तविक होते हैं। आगे अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। इसमें एक कंडीशन जरूरी थी। देखो, ठीक है भैया, आपको क्या बोला है कि दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात करो। अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो फार्मूला होता है एम बराबर माइनस वी अपॉन में यू। तो देखो प्रतिबिंब कहां बना? वक्रता केंद्र पर। कहां बना? यानी कि वक्रता केंद्र पर बना, यहीं पर। तो वस्तु की स्थिति भी कितनी होगी? कितनी दी है? तो ये भी कितनी होगी? 20। ये भी कितनी होगी? तो m बराबर माइनस में v का मान 20। कितना माइनस का? तो ये भी कितना माइनस का? 20। 20 से 20 कट गया, माइनस से माइनस, तो आवर्धन का मान आएगा आपका माइनस का 1। कितना आएगा? माइनस का 1। कितना आएगा? किसको समझ में नहीं आया बताओ। ठीक, एक बार रिपीट कर देता हूं वापस से पूरा। दिखता क्यों नहीं यार?
थोड़ा हैंग चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये कंडीशन मैंने बताया कि फोकस पर वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब कब बनेगा, किस पर, वक्रता केंद्र पर। वक्रता केंद्र पर ये होता है P, ये होता है F, ये होता है C। तो वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब तब बनता है जब वक्रता केंद्र पर ही क्या रखी हुई हो, वस्तु। क्या रखी हुई हो? अब वक्रता केंद्र पर वस्तु जो रखी हुई हो कितनी दूरी पर, 20 सेंटीमीटर। किस पर? तो U बराबर आ गया अपना माइनस का 20 सेंटीमीटर, आया कि नहीं आया? और यही प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु वक्रता, उसने बोला कि वस्तु वक्रता केंद्र पर बनी है। कहां पर बनी है? तो वक्रता केंद्र पर बनी है, तो यही v का मान भी होगा -20। कितना होगा? -20 सेंटीमीटर। आपको आवर्धन निकालना है, m बराबर होता है -v/u, ये फार्मूला होता है। बस आप वैल्यू रख दो, m बराबर -v की वैल्यू हो गई -20 बटे में u की वैल्यू -20, माइनस से माइनस कट गया, 20 से 20 कट गया, तो m का मान आ गया -1। -1। ये आवर्धन के प्रश्न है। किसके प्रश्न है ये? आवर्धन के। और किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की। किसकी बात कर रहे हैं? अवतल दर्पण की। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, फिर से आपको मैं टाइम दे रहा हूं 30 सेकेंड का। यूट्यूब वाले भाइयों को भी 40 सेकेंड का टाइम देता हूं, करके बताइए। वही क्वेश्चन है, ठीक है, वही क्वेश्चन होगा, रिपीट। चलो इसको करके बताओ। आपको दे रहा हूं मैं 40 सेकेंड का समय। डीजे उनको भी अभी बजना था। 40 सेकेंड का समय है आपके पास। अब मैं आपको सूत्र से भी करके बताऊंगा, और सूत्र में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो आपको मैं शॉर्ट ट्रिक करके बताऊंगा। माइनस का ठीक है, -15। यूट्यूब वालों को भी देख लेता हूं क्या बोल रहे हैं। -15 पक्का? चलो यूट्यूब वाले भाइयों बता दो थोड़ा। -15 और क्या दे रहे हैं? चलो देखो, एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण सूत्र का उपयोग करते हुए प्रतिबिंब v की गणना करो। पहले मैं आपको फार्मूले से बता देता हूं कि फार्मूले से कैसे होगा, फिर आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा कि आप पेपर में ना भी फार्मूला लगाओ तो कैसे हल कर सकते हो। एक बिंब को उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी वाले, तो एफ दिया है आपको कितना? 15 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको माइनस में लिखूंगा? नहीं, उत्तल वाला पॉजिटिव, उत्तल वाला और अवतल वाला नेगेटिव। एक बिंब को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वो जो बिंब है, तो वस्तु की स्थिति कितनी सेंटीमीटर, क्या इसको माइनस में लिखूंगा। जब भी वस्तु की स्थिति तो हमेशा माइनस में लिखेंगे, वस्तु की स्थिति हमेशा माइनस में लिखेंगे। दर्पण सूत्र का उपयोग करके प्रतिबिंब की दूरी बताना है आपको, v का मान बताना है। किसका मान बताना है? v का मान बताना है, ठीक है। क्या होता है दर्पण सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। क्या होता है? ठीक है, 1/f का मान कितना? 15 बराबर 1/v की वैल्यू निकालना है आपको, प्लस 1/u कितना? -30। कितना हो जाएगा? -30, ठीक है। कितना हो गया? -30। इसको सोल्व कर लो, 1/15 बराबर 1/v। ये देखो, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/30। ये इसका पक्षांतर कर ले, तो 1/15, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का इक्वल टू 1/v हो जाएगा क्या? चलो अब एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले। कितना आया? 30। कितना आया? 30। तो 15 से भाग दिया तो 2, 15 से भाग दिया तो 2,
15 से भाग दिया तो 2, ठीक है, प्लस 30 से दिया तो 1, क्लियर, बराबर 1/v, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3/30, 3 और 3/30 काटोगे तो 1/10 बराबर 1/v, 1/v। कोई मिस्टेक हो रही है? नहीं हो रही ना? तो आप इसको पलटाओगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। अब ये बताओ ये प्लस में आएगी कि माइनस में? काय में आएगी? प्लस में, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? तो इसका आंसर आएगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। कितना आएगा? क्या पूछो? हाँ बता देंगे, प्लस का 10 सेंटीमीटर। देखो वापस समझ लो, मिटाने में थोड़ा इसको टाइम लगता है, क्लीन करने में पूरा हो जाएगा। यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन ही हट गया। हाँ? इसमें देख तो रहा हूँ मैं। किसी को थोड़ा बहुत क्वेश्चन याद है क्या? 15 और 30 दिया था आपको। आपसे बात कर रहे थे, आपसे उत्तल दर्पण की। किसकी बात कर रहे थे? उत्तल दर्पण की बात कर रहे थे। और आपको फोकल दूरी दी हुई थी 15 सेंटीमीटर दी थी क्या? आपको 15 सेंटीमीटर फोकल दूरी दी हुई थी और आपको वस्तु भी दी हुई थी। कितना दिया था? 30 सेंटीमीटर। कितना दिया था? लेकिन आप इसको माइनस में लिखोगे क्या? जब भी आपको u का वैल्यू दे यानी वस्तु की स्थिति दे, वो आपको हमेशा नेगेटिव मानना है, चाहे अवतल हो, उत्तल हो, चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो। क्लियर हो क्या? बात करें उत्तल की तो फोकस दूरी काय में आएगी? पॉजिटिव में। काय में आएगी? आपको क्या ज्ञात करना था? प्रतिबिंब की स्थिति। किसकी स्थिति? बस आपको फार्मूला पता है 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u होता है क्या? आपको 1/f यानी 1/f की वैल्यू 50 इक्वल टू 1/v की वैल्यू आपको निकालना है क्या? प्लस में 1/u की वैल्यू कितनी दी है? -30, माइनस का 30, क्लियर, ठीक है। 1/15 इक्वल टू 1/v, क्या ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा? माइनस का 1/30। आपको एग्जाम में इतना करना नहीं पड़ता है, ठीक है, यहाँ समझा रहे हैं, नहीं तो इतना नहीं करना पड़ता। अब ये माइनस का होगा, पक्षांतर होगा तो इस तरह प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का इक्वल टू 1/v, ठीक है। एलसीएम लोगे कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 15 से काटोगे कितनी बार? 2 बार। 30 से 1 बार, 1 का 1 में करा 1 बराबर 1/v। 3/30 बराबर 1/v। इससे काटोगे कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। इसको पलटाओगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर? और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक थी, अब वो क्वेश्चन हट गया तो नहीं तो मैं बताता आपको पर यही थोड़ा सा समझो इसको। देखो क्या होता है कि जो उत्तल दर्पण है, कौन से दर्पण की बात कर रहे हैं? उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। उत्तल दर्पण में ये होता है P, ये होता है F, ये होता है C। तो इसमें वस्तु को आप कहीं पर भी रखो, वस्तु को आप, जब वस्तु अनंत पर रहेगी, कहां पर रहेगी? तो प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहां बनता है? बाकी सारी कंडीशन में इनके मध्य बनता है। कहां बनता है? इनके मध्य में। तो इसमें एक ऐसा दिया था कि आपको फोकल दूरी दी हुई थी 15 सेंटीमीटर। कितनी दी थी? और वस्तु कितनी दूरी पर रखा था? 30 सेंटीमीटर। क्या वस्तु अनंत पर रखी है क्या? यदि अनंत पर रखी रहती तो कहां बनता? फोकस पर। यानी आंसर कितना था? 15 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप ऑप्शन देखोगे तो आपसे 15 से नीचे वाला एक ऑप्शन मिलता 10 सेंटीमीटर। कितना मिलता? और बात कर रहे हैं उत्तल की तो ये किस में आएगी? पॉजिटिव में। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक रहती। कैसी ट्रिक रहती? शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। आगे और क्वेश्चन है, आप लोग करके बताओ। ये लो फिर से वही टाइम 40 सेकेंड का। यूट्यूब वाले भाई भी करके बता दो। क्वेश्चन नंबर लिख के उसका आंसर क्या करो तो मुझे थोड़ा समझ में आएगा। यूट्यूब बंद हो गया? कैसे?
नहीं, वो बंद हो जाता कैमरा वैसा, वो चालू रहता है, यदि कैमरा बंद हो जाए ना। चालू है। चलो करके बताओ, 40 सेकेंड का समय है आपके पास, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, इसके बाद डाल दी जाएगी भाई। बाहर से वॉल्यूम आ रही है कुछ, वो बाहर शादियां चल रही यार, है ना, लोगों शादी भी करेंगे, अपन क्या बेरोजगार। चलो बहुत बढ़िया। देखो, यदि कोई प्रतिबिंब प्लस एक आवर्धन वाले गोलीय दर्पण द्वारा बनाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा? 4 ऑप्शन है, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझ लो। जब भी आपको आवर्धन का मान 1 से कम आए, सॉरी 1 से ज्यादा लिख दिया मैंने, जब भी आपको आवर्धन का मान 1 से कम आए, किससे कम आए? 1 से कम आए, तो आपको यह समझना है कि प्रतिबिंब बनेगा छोटा। कैसा बनेगा? यदि आपको आवर्धन m बराबर 1 आता है, यानी आपका प्रतिबिंब बनेगा बराबर। कैसा बनेगा? देखो मैंने आपको ये फार्मूला पढ़ा है आवर्धन का, m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? बटे में किसकी ऊंचाई? वस्तु की। किसकी ऊंचाई? यानी मान लो भैया 3 मीटर की वस्तु है, उसका प्रतिबिंब भी 3 मीटर बना, तो भैया क्या इसका आवर्धन 1 आएगा? इसका आवर्धन आएगा। यदि वस्तु छोटी है और उसका प्रतिबिंब बड़ा बना, तो क्या आवर्धन का मान 1 से ज्यादा आएगा? और यदि वस्तु बड़ी और उसका प्रतिबिंब छोटा है, तो क्या आवर्धन का मान 1 से कम आएगा? होता है ऐसा, ठीक है। तो m का मान यदि 1 से कम आए तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? छोटा। कैसा बनेगा? और यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर आता है तो प्रतिबिंब बनता है बराबर। कैसा बनता है? ठीक है। और यदि आवर्धन m का मान 1 से बड़ा आता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? 3 चीजें क्लियर हुई। यदि आवर्धन का मान 1 के बराबर आए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। कैसा बनेगा? बराबर। ठीक है। अब बात रही प्लस की और माइनस की, प्लस की और, तो यदि m जो संख्या दी रहती है उसके सामने यदि प्लस लगा है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है आपका सीधा। कैसा बन रहा है? और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी। कैसे होते हैं? आभासी। कैसे होते हैं? और यदि आपको संख्या के सामने माइनस लिखा है तो आपका प्रतिबिंब बनता है उल्टा। कैसा? और उल्टे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक। कैसे होते हैं? अब आप बता लोगे आराम से कि क्या आंसर आने वाला है। ठीक है। यदि कोई प्रतिबिंब प्लस 1 आया, यानी आपका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बराबर। कैसा बनेगा? और बराबर बनेगा और सामने प्लस है तो प्लस यानी सीधा, और सीधे प्रतिबिंब कैसे होते हैं? आभासी। देखो, प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु के आकार के बराबर होता है। देखो, वस्तु के आकार के बराबर तो होता है, मानते हैं ना? ठीक है। लेकिन वास्तविक होगा क्या? नहीं। कैसा होगा? आभासी। कैसा होगा? दूसरा, प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार का आधा होगा। क्या आधा होगा? क्या? क्योंकि यहाँ पर 1 है। कितना है? 1। प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु के आकार के बराबर होगा। क्या ऑप्शन नंबर सी सही है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रतिबिंब आभासी भी होगा तथा वस्तु के आकार का कैसा होगा? बराबर। कैसा होगा? बराबर। क्योंकि आवर्धन का मान कितना है यहाँ पर? प्लस का 1 है तो बराबर। 1 है तो, यदि आवर्धन का मान 1 से छोटा तो प्रतिबिंब छोटा, यदि आवर्धन का मान 1 से बड़ा तो प्रतिबिंब बड़ा। प्रतिबिंब बड़ा। ठीक है। और प्लस है तो सीधा बनेगा, सीधे प्रतिबिंब आभासी होते हैं, माइनस होता है तो उल्टा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं? वास्तविक। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी। डी तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ बोल दिया दुगना। कैसा बोल दिया? दुगना। कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। ठीक है। देखो आपको मैं यहीं पर एक, अच्छा ये मिट जाएगा नहीं तो आपको एक चीजें समझाता मैं, वो आपको लास्ट में बता दूंगा। जो अवतल दर्पण होता है, कौन सा दर्पण? आपने देखा होगा 6 प्रतिबिंब बनते हैं। कितने प्रतिबिंब?
तो 5 कंडीशन में तो प्रतिबिंब जो बनते हैं उल्टे बनते हैं। कैसे बनते हैं? और शुरू में 2 छोटे, फिर जो वक्रता त्रिज्या पर C पर होता है तो वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु के, और फिर प्रतिबिंब कैसा बनने लगता है? बड़ा। तो यानी अवतल दर्पण में जो आवर्धन होता है वो 1 से कम भी होता है, 1 के बराबर भी होता है और 1 से बड़ा भी होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में सारे के सारे प्रतिबिंब छोटे बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो उसका आवर्धन हमेशा 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से। ठीक है, आगे मैं और समझा दूंगा आपको जहां भी आएगा। चलो आगे क्वेश्चन दिया आपको, ये रहा। एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। आपका समय ये देता हूं भैया, यूट्यूब वालों से जानना चाहूंगा। ये आपका 40 सेकेंड फिक्स। बताओ क्वेश्चन सभी को दिख रहा है? क्लियर? ऑप्शन सी बता रहे हैं अंकुश कुशवाहा जी। तुक्का नहीं मारना है। ऑप्शन बी, वेरी गुड। चलो देखो, आपको क्वेश्चन दिया है, एक वस्तु को 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है। तो फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। कितनी दी है? 8 सेंटीमीटर। क्या मैं इसको माइनस में लिखूंगा? नहीं, क्योंकि कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो u का मान कितना दे दिया? और क्या मैं इसको माइनस में लिखूंगा? यस, क्योंकि वस्तु की। तो प्रतिबिंब की दूरी बताना है, यानी आपको v का मान बताना है। किसका मान बताना है? आपको दर्पण सूत्र बहुत अच्छे से पता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1 में u। बताना है क्या? 1/f का मान दिया है आपको 8, कितना? 1/v की वैल्यू आपको निकालना है, प्लस 1/u की वैल्यू माइनस का 12 हो जाएगा। चलो आगे देखो, ये हो जाएगा 1/8 इक्वल टू 1/u प्लस माइनस 1/12। पक्षांतर कर लूं इधर, तो 1/8 ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का 1/12 बराबर 1/u। एलसीएम ले लें, कितना ले लें? 24 ले लें एलसीएम। 24 एलसीएम लिया तो 8 से 24 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 12 से कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स बराबर 1/u। 5 बटे क्या हो जाएगा? ये 24 बराबर क्या हो गया? ये 1/u। या इसको मैं u लिखूंगा तो क्या ये u बराबर 24/5 हो जाएगा? 24 बटे क्या हो जाएगा? काट लेंगे, 5 का 20 बचा 4 दशमलव 5 40। तो कितना आ जाएगा? 4.8। अब बताओ प्लस में कि माइनस में? क्योंकि उत्तल की बात कर रहा है तो काय में आएगा? प्लस में। काय में आएगा? सभी को क्लियर है? हाँ हाँ, सॉरी यार, यहाँ पर बी लिख लो ना, है ना? ठीक है, बी लिख लो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बी आएगा फार्मूला लिखते टाइम थोड़ा सा। ठीक है, बी आएगा वहां पर, है ना? प्रतिबिंब की पूछ रहा है। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब मैं इसका बताता हूं आपको शॉर्टकट। ठीक है, अब आपको इसका बताता हूं शॉर्टकट। चलो इसका बताता हूं आपको शॉर्टकट। जो अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि उत्तल दर्पण में जो सारे के सारे प्रतिबिंब बनते हैं। देखो भैया, मैं आपको बता रहा हूं, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं। कौन से दर्पण की? उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है, ये होता है P, ये होता है F और ये होता है C। देखो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जब वस्तु अनंत पर रखी रहती है ना, कहां पर? तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहां बनता है? अब क्या प्रतिबिंब अनंत पर रखा है क्या? जो वस्तु रखी हुई है वो क्या अनंत पर रखी है क्या? वस्तु तो कहां पर रखी हुई है? 12 सेंटीमीटर पर। कहां पर? वस्तु कहां पर रखी हुई है? 12 सेंटीमीटर। आपको फोकस दूरी कितनी दी हुई है? 8 सेंटीमीटर। तो क्या इससे 8 सेंटीमीटर से कम वाला ही आंसर आएगा? 8 सेंटीमीटर से कम वाला ही आंसर आएगा। जब वस्तु अनंत पर रखी होती है
तब प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। कहाँ बनता है? अब फोकस पर बनता है, लेकिन प्रतिबिंब अनंत पर रखा है क्या? प्रतिबिंब रखा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ कहीं रखा हुआ है। तो ये जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और पोल के मध्य बनेगा। तो जो भी आंसर आएगा अपना 8 से क्या आएगा? कम। 8 से कम दो ही ऑप्शन है, 4.8 और माइनस का 4.8। लेकिन जब बात करिए उत्तल की तो इकाई में आएगा, पॉजिटिव में। आपको फार्मूला लगाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्लियर सभी को? अरे क्लियर। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प, अच्छा देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अब मैं ही करवा देता हूँ आपको, ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हो गए। आपको ये बोला है कि कौन सा जो फार्मूला था, यहाँ पर 4 फार्मूले लिखे हुए थे आपसे, और कौन सा प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी और वस्तु की दूरी, यानी भैया वो बता रहा है कि बी, यू और एफ के मध्य सही संबंध दर्शाता है। ठीक है, और गोलीय दर्पण की बात कर रहा है। किसकी? गोलीय दर्पण की। अब इसमें गोलीय दर्पण में अवतल भी आ जाता है और उत्तल भी, अवतल भी आ जाता है और उत्तल भी। अब दर्पण का तो वही सूत्र है। किसका? दर्पण का। क्या सूत्र होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो इसमें ऑप्शन नंबर एक ही पहला ही ऐसा था, फिर 4 ऑप्शन आपको और ऐसा दे देता है। एक ऑप्शन वो लेंस वाला दे देता है 1/v माइनस 1/u, फिर एक ऑप्शन ऐसा दे देता है f बराबर v माइनस u, फिर ये एक ऑप्शन में कहीं कहीं 2 लिख देता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यानी ये क्वेश्चन कुल मिला के आपसे जो दर्पण सूत्र होता है उसके बारे में पूछ रहा था। किसके बारे में? दर्पण सूत्र के बारे में पूछ रहा था। अब गोलीय दर्पण में अवतल उत्तल दोनों आते हैं। ठीक है, अवतल उत्तल दोनों आते हैं। कुल मिला के आपसे कौन सा सूत्र पूछ रहा था? वो दर्पण सूत्र पूछ रहा था। कौन सा सूत्र? कोई दिक्कत? चलो आगे देखो, अब बताओ मुझे। ये क्वेश्चन है। ठीक है, बताओ, आपको मैं टाइम देता हूं वापस से, वही 40 सेकेंड। कितने सेकेंड? 40 सेकेंड टाइम है आपके पास। फटाफट यूट्यूब के भाई भी आंसर बता दो। चलो ऑप्शन ए बी सी डी बोलो, क्योंकि उसमें उत्तल भी है अवतल भी है। सी, सी प्लस का 40 सेंटीमीटर पक्का? यूट्यूब वालों भाई का देखता हूँ, इधर बोल रहे हैं सी। चलो देखो, आपको बोला किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है। क्या दी हुई है? वक्रता त्रिज्या में आर का मान कितना दिया है? प्लस 20 सेंटीमीटर। कितना दिया है? तो इस दर्पण की फोकल दूरी ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो मैं तो आपको बता चुका हूं कि जो एफ होता है वो कितना होता है? आर बटे में 2। तो एफ बराबर आर का मान दिया है 20 बटे में 2, तो एफ बराबर कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। लेकिन सुनो, ये कौन से दर्पण की बात कर रहा है? कौन से? किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अच्छा, ये यदि प्लस में दी हुई है, यानी ये किसकी बात कर रहा है भैया? उत्तल की। किसकी? उत्तल की। तो ये फोकस दूरी भी काय में आएगी? उत्तल में प्लस की। किसकी आएगी? प्लस की। यानी प्लस 10 वाला आंसर तो आएगा ही आएगा। साथ में ये अवतल की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? उत्तल की। किसकी बात कर रहा है? बताओ भैया क्या था इसमें? देखो वापस समझो, बोला है किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। यानी वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? आर से। आर आपको दिया कितना सेंटीमीटर? 20 सेंटीमीटर। आपको बोला इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है। फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? एफ से। पहला ही फार्मूला जाते से आपको ये लिखा था एफ बराबर आर बटे में 2, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य में संबंध होता है वो, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के मध्य में एफ बराबर आर बटे में 2, या आप लिख सकते हो आर बराबर 2f। आर बराबर 2f। अब यहाँ पर से आप f निकालोगे, आर का मान रखा 20, भाग दिया कितना आया? 10। लेकिन अब मैं इसको प्लस मानूं या माइनस, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये प्लस में है तो प्लस में किसकी होती है? उत्तल की। किसकी होती है? उत्तल की। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। सब पहचानना पड़ेगा यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। यूट्यूब वाले भाई तुम तो सही दो यार, 10 तो बोला है।
चलो अगला क्वेश्चन, बाकी घर जाके एक बार पीपीटी को देखना सारे लोग अच्छे से। अरे यार, चलो ये आपके सामने क्वेश्चन रहा आपका। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है तो छवि की स्थिति बताना है। छवि मतलब वही प्रतिबिंब, छवि मतलब कौन, प्रतिबिंब। बता दो भैया। समय मैं खुद से ही बोल दूंगा, आप लोग करके बताओ यदि हो जाए तो। यूट्यूब वाले भाइयों, पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे। कौन सा वाला, ए वाला। और कोई पीछे, बी वाला। और कोई, चलो बहुत बढ़िया, तुक्के मारते हो आप लोग। चलो, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। कितनी है, वक्रता त्रिज्या मीन्स आर की वैल्यू दी है कितनी, 4 मीटर। कितनी मीटर, कितनी मीटर, 4 मीटर। यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। कितने मीटर की, सुनो भैया डायग्राम से समझो। यह अवतल दर्पण होता है क्या, ये P होता है, ये F होता है, और ये क्या होता है, C। क्या होता है, तो आपको वक्रता त्रिज्या, इसको क्या अपन वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये कितना दिया है, 4 मीटर। कितना दिया है, तो क्या फोकल दूरी 2 मीटर होगी क्या, क्या फोकल दूरी 2 मीटर होगी। क्लियर सभी को। अब आपको बोला है तो छवि की स्थिति बताओ। किसकी स्थिति बताना है, छवि की स्थिति बनाना है। मेरी बात सुनो, यदि कोई वस्तु इस दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर है, सुनो, यानी आपका जो वस्तु रखा हुआ है वो कहां पर रखा हुआ है, फोकस पर। कहां रखा हुआ है, और जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब बनता है अनंत पर। अभी पढ़ा है, आगे आगे पाठ, पीछे सपाट, और 16 दूनी 8। वेरी गुड, समझो भैया वापस, है ना। अपना दिमाग यहाँ लेकर आया करो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझो भैया वापस, आपको बोला है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की, देखो ये होता है पोल, ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से पोल के मध्य की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और फोकस से लेकर पोल के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकल दूरी। कौन सी दूरी, फोकल दूरी। आपको बोला कि वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है, यानी क्या आपको यहां से यहां की लेंथ 4 मीटर दे दी क्या, दे दी। अब आपको पता है कि जो फोकल दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। तो यदि ये 4 मीटर है तो क्या ये 2 मीटर होगी कि नहीं होगी, 2 मीटर होगी। तो प्रतिबिंब 2 मीटर दूरी पर ही तो रखा है, यानी कहां पर रखा हुआ है, फोकस पर। कहां रखा हुआ है, और जब वस्तु को अपन फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, कहां बनता है, अनंत पर। कहां बनता है, अनंत पर। चलो देखो आगे, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, रिपीट। ठीक है, ये लो भैया क्वेश्चन। सूर्य की किरण है, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है। वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का आकार का हो। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तीस सेकेंड। यूट्यूब वाले भाइयों बता दो आंसर क्या आएगा। ए बी सी डी इस तरीके से बताओ। सूर्य की किरण एक अवतल दर्पण के सामने, ये होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, ये होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र ना कि त्रिज्या, ठीक है।
सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है। भैया देखो कहीं पर होती है, अभिसारित होती है। अब मुझे ये बताओ कि अवतल दर्पण में जो भी प्रकाश की किरणें आती है वो कहां पर अभिसारित होती है? फोकस पर। कहां होती है? आगे देखो, वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का आकार हो? देखो यहाँ पर जो कोई भी प्रकाश की किरणें आती है वो टकराकर कहां से कहां पर आती है भैया? फोकस पर। कहां आती है? अब उसने ये बोला कि फोकल दूरी आपको दे दी है, ये वाली दे दी है 30 सेंटीमीटर। कितनी दे दी है? तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 60 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? अब उसने ये बोला है कि वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के आकार का हो। तो मुझे दे दी फिर उन्हें 60 सेंटीमीटर। कितनी दे दी? तो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने। क्लियर हुआ? एक बार और रिपीट समझ लो भैया, ठीक है? छोटे बच्चे हो तुम लोग। देखो आपको बोला ये दे दिया अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? ध्यान से समझो, कुछ बता। कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो कहां पर अभिसारित होती है? फोकस पर। कहां पर? मुख्य फोकस पर। कोई भी प्रकाश की किरण आती है तो कहां पर अभिसारित होती है? तो जब सूर्य की किरण एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है। कहां पर? 30 सेंटीमीटर। और अभिसारित होती कहां है? फोकस पर। अब फोकस की दूरी कितनी दे दी? 30 सेंटीमीटर। कितनी? तो यहां से यहां तक की दूरी क्या 60 सेंटीमीटर हो जाएगी? क्या यहां से यहां तक की दूरी 60 सेंटीमीटर हो जाएगी? अब उसने अगली लाइन क्या बोली कि वस्तु को कहां रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर हो। तो आपको मैं बता चुका हूं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होती है तो वस्तु की जितनी हाइट होती है उतनी किसकी होती है? प्रतिबिंब की हाइट। तो वस्तु को कहां रखते हैं? वक्रता केंद्र पर। तो इसकी वक्रता केंद्र की दूरी कितनी हो गई? 60 सेंटीमीटर। तो देखो दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर नहीं, 60 के बीच नहीं, दर्पण के सामने 30 और 30 से अधिक नहीं, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर। रेट हाँ? यहाँ से ये रेट दिखेगा, ठीक है। तो दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर। कोई दिक्कत है क्या? चलो यूट्यूब वाले भाई बता देना रेड कलर दिखेगा कि नहीं, ठीक है? आगे देखो, एक गोलीय दर्पण की फोकस, दर्पण का फोकस दर्पण के ध्रुव से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की स्थिति सेंटीमीटर में क्या होगी? बताइए भाइयों, बताओ। आपका टाइम स्टार्ट होता है, बता लो, थोड़ा कुछ करो। आगे एग्जाम है ग्रुप डी के, गाना वाना लास्ट में सुना दूंगा, टेंशन मत लेना, बोर हो रहे हो तो, है ना? हाँ ठीक है। 9 सेंटीमीटर। वाह यार, यूट्यूब वाले को भी देख लेते हैं। नौ सेंटीमीटर बताया गया है। इधर डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। चलो 10 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर कितने लोगों का एग्जाम है तेरा? आगे बिल्कुल गलत 9 वाले तो। आगे देख लो 36 सेंटीमीटर। एक गोलीय दर्पण की फोकस, फोकस बोला है यानी कौन? एफ। फोकस बोला है यानी कौन? एफ। फोकस बोला है यानी कौन? एफ। किसी के पास लाइव चल रहा है? थोड़ा मुझे बताओ, रेड दिख रहा है? अच्छा नहीं दिख रहा है ना? किसने बोला है? पिंक किसने कह दिया? अच्छा, लड़कियों का फेवरेट कलर। देखो यार, मुझे कलर का ज्यादा नॉलेज। कहाँ है ये?
ये दिख रहा है, ज्यादा बातें नहीं। ओके चलो, आपको फोकस दर्पण के ध्रुव से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी आपको एफ का मान कितना दे दिया, 18 सेंटीमीटर। आपसे ध्रुव से वक्रता केंद्र की स्थिति पूछी है, कितना सरल क्वेश्चन था। ये होता है पी, ये क्या होता है, ये होता है एफ, बातें नहीं भैया, ये होता है सी। एक गोलीय दर्पण का फोकस दर्पण के ध्रुव से 18, ये कितना दे दिया, 18, कितना दे दिया, 18। और आपको बोला है दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी आपसे क्या पूछा है, आर। आर बराबर होता है 2f, क्या होता है, 2f। तो आर बराबर 18 दूनू 36, कितना था, 36, कितना था। इतने सड़े भी क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। कोई प्रॉब्लम? चलो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, 2 बजे तक बैठना ही है तुम लोगों को भी। खाना वाना खा के आए हो ना, ठीक है, ठीक है, नाश्ता बुला देना मेरे लिए थोड़ी। चलो ये करके बताओ भैया, करके बताओ, थोड़े आंसर सही दो। चलो बताओ, माइनस का 60, वेरी गुड। शॉर्ट से भी कर सकते हो, फार्मूले से भी कर सकते हो, आपका जैसा मन जैसे कर सकते हो, ठीक है। किसी का दिमाग ज्यादा तेज चलता हो तो वो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एफ बराबर क्या दिया है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये किस में आएगी, माइनस में आएगी क्या, क्योंकि कौन सा दर्पण बोला है, अवतल। इसके सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, वस्तु u बराबर कितना दे दिया, 30 सेंटीमीटर। क्या ये भी माइनस में आएगी क्या, यस। आपको बोला है प्रतिबिंब की दूरी यानी b की वैल्यू पूछी है क्या, बस 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, ठीक है। 1/f की वैल्यू दी है माइनस का 20, 1/b की वैल्यू पूछी है प्लस 1/u की वैल्यू दी है आपको माइनस का 30, माइनस का 30। क्या ये प्लस माइनस में माइनस कर दूं, यहाँ प्लस माइनस क्या कर दूं, यहाँ पर माइनस, कितना कर दिया मैंने, माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस का 30, माइनस का 30। क्या मैं इसका पक्षांतर कर लूं, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस में 20, ये माइनस का है तो इधर आके प्लस का 1/30 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे तो कितना, 60, 20 दिया 60 माइनस 30 प्लस 30 दोनों 60 इक्वल टू 1/v। ये 3 में से 2 को घटाया तो माइनस का 1, माइनस का 1 बटे में 60 बराबर 1/v। पलटा लो तो v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 60 सेंटीमीटर, माइनस 60 सेंटी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? चलो कोई दिक्कत? चलो आगे भैया, 3 कूलम वाला है ना, करवा दिया मैंने। ये क्वेश्चन करके बताओ। ग्रुप डी 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध इतना है, तो समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई और 2a अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। देखो भैया सारे लोग, फार्मूला होता है प्रतिरोध का R बराबर रो इंटू में L अपॉन में A। देखो भैया यहाँ पर R होता है, वो होता है प्रतिरोध। R क्या होता है, सब समझा देता हूं मैं। R होता है प्रतिरोध और रो जो होता है वो होता है प्रतिरोधकता। क्या होता है, प्रतिरोधकता। आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछा जाए तो होता है ओम। क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है
ओम। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। यहाँ पर एल होता है उस चालक तार की लंबाई, चालक तार की, जो भी चालक तार होगा उसकी होती है लंबाई। क्या होती है? और ए जो होता है उसका होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, आपसे प्रतिरोध का मात्रक भी पूछा जाए तो ओम होता है। प्रतिरोधकता ये जो रो होता है, रो, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है उस पर मेन ध्यान देना है अपने को, कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या करना है, ये तो आपको समझना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन बोला है, ध्यान से समझो सारे लोग, कि एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट वाले क्षेत्रफल तार का प्रतिरोध, आपको ये आर बराबर होता है रो इंटू में एल अपॉन में ए। इसका प्रतिरोध आपको दे दिया 0.5। कितना दे दिया? 0.50 ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है भैया ओम। क्या होता है? ओम। आपको बोला है कि समान पदार्थ से निर्मित, समान पदार्थ से निर्मित, समान पदार्थ मतलब वो रो नहीं बदलेगा। यदि कॉपर से बना है तो कॉपर, तांबे से बना है तो तांबे से, लोहे से बना है तो लोहे से, है ना। अब इसने क्या करा कि जो नया प्रतिरोध निकाला तो भैया उसका प्रतिरोधकता तो सेम होगी, लंबाई भी क्या बोला है? समान लंबाई। समान पदार्थ से निर्मित यानी रो का मान वही होगा, समान लंबाई यानी एल वही होगा। लेकिन उसने बोला है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को कितना कर दिया? 2a। कितना कर दिया? 2a। कितना कर दिया? 2a। अब देखो, यदि मैं इसको लिखूं तो आप बोला कि इसका, इस तार के क्षेत्रफल का प्रतिरोध कितना होगा, तो देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, रो इंटू एल अपॉन में ए, और अलग से गुणा में 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुणा में है। अरे मैं इतने को अलग लिख सकता हूं ना, ऐसा करके ये इसको लिख सकते हैं। चलो, तो इसका मान आपको देखो पहले कितना दिया है, इसका मान दिया है आपको 0.5। कितना दिया है? 0.5, और बटे में और क्या है? 2, तो आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.25 ओम। 0.25 ओम। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आपको बोला था कि एक तार था भैया, वापस समझ लो सारे लोग। एक तार था जिसकी भाई लंबाई एल थी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या था? ए। उसका प्रतिरोध आपको दिया था 0.5। 0. कितना? 5। अब आपको एक उसी पदार्थ वाला दूसरे तार जिसकी लंबाई आपको एल दी थी, लेकिन उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना कर दिया? 2a। कितना कर दिया? 2a। तो रो इंटू एल अपॉन ए, और ये 2 को अपन ने अलग कर लिया, अलग कर लिया, कोई दिक्कत है क्या? अब ये देखो, रो इंटू एल अपॉन ए की वैल्यू दी थी आपको 0.5, तो 0.5 बटे में 2, ये बटे में है तो ये बटे में 2 रहेगा, 2 से भाग दिया तो 0.5 ओम। ठीक है, ग्रुप डी में भैया 2022 में शिफ्ट 1 में पूछा गया है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर प्रतिरोध वाला है। ठीक है, पूछा जाता है आपसे। आगे देखो, इसको तो रहने दो। बताओ भैया, चलो बताओ, प्रत्येक 40 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी स्रोत के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ चीजें मैं पहले समझा देता हूं, उसको समझ लो। क्या होता है? एक प्रतिरोधों का संयोजन होता है। क्या होता है? प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन होता है, एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम, कौन सा क्रम, और एक मिश्रित क्रम भी होता है। कौन सा क्रम भी होता है? मिश्रित क्रम। ठीक है, आपको कुछ चीजें बताता हूं। जैसे श्रेणी क्रम में मतलब एक प्रतिरोध ये लगा है, दूसरा ये लगा है, तीसरा लगा है, तो ये होता है श्रेणी क्रम। क्या होता है? और श्रेणी क्रम में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, आर नेट निकालना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से फार्मूला लगता है। यदि और आगे प्रतिरोध है तो R4, R5, R6 चलता रहता है। ठीक है, ये होता है श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में कैसे जुड़ा होता है? ये बैटरी भी जुड़ी होती है ना भैया, इससे बैटरी वगैरह जुड़ी होती है। समांतर क्रम में एक ऊपर लगा है तो फिर इसके नीचे एक और लगा होगा, फिर इसके नीचे एक और लगा रहेगा, तो इसका फार्मूला जो बनता है 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 1/R3। आपसे पूछे जाए श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है? श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है। किसका मान? धारा का मान। और समांतर क्रम में किसका मान समान होता है? तो विभव का। किसका?
विभव या आपसे पूछे वोल्टेज का मान समान होता है। हमारे घरों में जो संयोजन होता है बल्बों का, पंखों का, वो कौन से क्रम में होता है? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। हमारे घरों में जो बल्ब वगैरह लाइट लगे हैं तो ये समांतर क्रम में होता है। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो समझो प्रतिरोधों का दो संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होगा? आर नेट निकालोगे आप तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें श्रेणी क्रम में कोई का मान का। समांतर क्रम कैसे निकालते हैं? 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 निकालते हैं। ठीक है, और इसमें किसका मान समान होता है? विभव का। किसका मान समान होता है? विभव का। अब आपको एक क्वेश्चन करके बताना है, मैं करके बताता हूं, ठीक है, मत फिक्र करो। क्या आएगा? पक्का सी आ रहा है। ओम का नियम पता है कि नहीं सभी को? यहाँ लगेगा क्या ओम का नियम? ठीक है, चल देखो भैया सारे लोग, आपको बोला है कि प्रत्येक 40 ओम के दो प्रतिरोध 5 वोल्ट बैटरी के साथ समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? तो देखो एक है भैया 40 ओम का, ये कितने ओम का? 40 ओम का एक प्रतिरोध है। इसके साथ कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। ये भी कितना ओम का? 40 ओम का। दो प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। तो इसमें बैटरी कितने वोल्ट की लगी है? 5 वोल्ट की। कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट की आपको बैटरी लगी हुई है। परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान ज्ञात करना है। एक आपको ओम का नियम पता होना चाहिए, V बराबर आई आर। V बराबर, ये होता है ओम का नियम। किसका नियम? V होता है विभव, I होता है धारा, R होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध। अब देखो आपको यहाँ पर प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तो ये दोनों कौन से क्रम में? तो समांतर क्रम में आप प्रतिरोध निकाल, होता है क्या? तो यहाँ पर 1/R1 का मान कितना? 40 प्लस 1/R2 का मान कितना? 40। इसको 16 करोगे, एलसीएम कितना ले ले? 40। हल करोगे तो 1 और 1 2, काटा तो कितना? 1/20। 1/20 ये 1/R नेट की वैल्यू है, पूछी गई ये धारा। बस फार्मूला होता है V बराबर आई आर। V बराबर आई आर। तो V की वैल्यू दी है आपको 5, I की वैल्यू आपसे पूछिए, इनटू R की वैल्यू कितनी है? 20। कितनी है? 20 गुना में तो काय में चल जाएगा, भाग में काय में चल जाएगा। तो 5/20 बराबर I हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। भाग दे ले भाग। 5 एकम 5, 5 का 20, 1/, क्या आएगा? 4। 1/4, 1/4 आया। लेकिन ऑप्शन ऐसा है क्या? इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 0.25 एम्पियर। कितना आएगा? 0.25। यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं। ठीक है, ये मान लो 0.5 एम्पियर। कितना एम्पियर? 0.5 एम्पियर। क्लियर हुआ सभी को? आपको भैया देखो एक बार वापस, दोनों प्रतिरोध किस क्रम में दिए हुए थे? समांतर क्रम में। कौन से क्रम में? और उसके साथ 5 वोल्ट की क्या जुड़ी हुई है आपको? बैटरी। आपको धारा का मान ज्ञात करना है। तो धारा जो ओम का नियम होता है वो होता है V बराबर आई आर। क्या होता है? V बराबर आई आर। तो V आपको दिया है 5 वोल्ट। कितना वोल्ट है? अब आपको R का मान निकालना पड़ेगा, R नेट। ये दोनों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। तो ये 40 से 40 है, तो आपको R नेट का मान निकालना पड़ेगा समांतर क्रम में 1/R1 प्लस 1/R2। R1 का मान भी कितना है? 40। R2 का मान भी कितना है? 40। इसको हल करा तो आया 1/20। लेकिन ये किसका मान आया? 1/R नेट का। लेकिन अपने को R का मान चाहिए, तो R का मान इसको पलटा दोगे भैया। ये किधर नीचे चले? ठीक है, आपको 1/R नेट का मान आया 1/20। लेकिन R का मान क्या होगा? 20। इसको पलटाओगे तो R का मान कितना हो जाएगा? 20। और V का मान दिया 5 वोल्ट। I निकालोगे ओम के नियम से, V बराबर होता है आई आर। V का मान रखा है यहाँ पर 5 बराबर I का मान निकालना है। R का मान कितना आ गया भैया? 20। हल कर लेना इसको, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.25 एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। याद रखना सबसे कि धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विभव का मात्रक
वोल्ट। क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम और प्रतिरोधकता का मात्रक ओम मीटर, मीटर। ठीक है, याद रखना है। चलो आगे देखो। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 100 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा की गणना करो। किसकी मात्रा याद करनी है? आवेश की। किसकी गणना करनी है? आवेश की। ठीक है, देखो भैया आपको क्या क्या चीजें दी हुई है और क्या पूछा है। आपसे Q का मान पूछा है। आवेश को किससे दर्शाते हैं? Q से। आपको 100 ओम के प्रतिरोध में आपको R का मान दिया है। किसका मान दिया है? R मान दिया है 100 ओम। कितना ओम? और आपको धारा आई का मान दिया है 0.5 एम्पियर। कितना एम्पियर? 0.5 एम्पियर। तो इस प्रतिरोध में 1 मिनट में आपको समय दिया है t बराबर दिया है 1 मिनट। कितना दिया है? लेकिन भैया समय का एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस तीनों प्रणाली में मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड? तो टाइम जो आएगा वो कितना आएगा? 60 सेकेंड। आपको ज्ञात करना है आवेश। क्या ज्ञात करना है? अब देखो आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर IT। Q बराबर, आवेश बराबर होता है भैया धारा इंटू समय। आवेश बराबर होता है धारा इंटू, आपको आवेश निकालना है तो यहाँ पर प्रतिरोध का तो कोई यूज हुआ ही नहीं। ठीक है, तो आपको Q बराबर I का मान दिया है 0.5 और T की वैल्यू दी है 60। तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, एक जो है तो 0, एक अंक बाद दशमलव तो एक अंक बाद दशमलव, यानी आपका क्या आ जाएगा? Q का मान 30। कितना? 30। और आवेश का मात्रक कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम। तो आपका आंसर आ जाएगा 30 कूलाम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर IT। Q बराबर, यानी आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। आपको धारा का मान दी गया है 0.5 एम्पियर। आपको समय 1 मिनट दिया है तो 1 मिनट को आपको सेकेंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि समय का ऐसा ही मात्रक या अंकेश मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? बस इसकी वैल्यू रख दो, हल कर लो। प्रतिरोध का कोई यूज हुआ क्या? नहीं। दे दिया, अच्छी बात है उसका मन, लेकिन उसका कोई यूज नहीं हुआ। क्लियर सभी को? अरे क्लियर? चलो बढ़िया। आगे ये सेम क्वेश्चन क्यों आ गए इतने सारे? चलो करके बताओ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन थोड़े सेम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। सौ ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। उत्पन्न उष्मा का मान ज्ञात कीजिए। देखो आपको उष्मा के फार्मूले याद रखने हैं। किसके? उष्मा के। एक फार्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। एक होता है H बराबर V स्क्वायर बटे में R इंटू टी। ठीक है, एक फार्मूला ये होता है। आपको ये सारे फार्मूले, दोनों फार्मूले याद रखना है। एक होता है H बराबर VIT। क्या होता है? VIT। तो ये तीनों फार्मूले आपको याद रखना है, और जिस भी फार्मूले का पूछा जाए उष्मा का, वो फार्मूला आपको लगाना है कि क्या वैल्यू आपको दी गई है और क्या पूछा गया है। ठीक है, देखो आपको दिया है 100 ओम के एक प्रतिरोध, यानी आपको प्रतिरोध का मान दिया है क्या? आपको 100 ओम। कितना ओम? और आपको बोला है 15 मिनट तक। टाइम आपको कितना दिया है? 15। तो इसको क्या सेकंड में बदलना पड़ेगा? तो 60 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 15 गुणित 60 सेकंड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? 5 एम्पियर की धारा। क्या आपको आई का मान 5 एम्पियर दिया है क्या? चलो, तो बोला है कि प्रवाहित होने वाली उष्मा। देख लो तीनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा। आर का मान दिया है, आई का मान दिया है, टी वाला पहले ही लग जाएगा। पहले ही लग जाएगा। तो एच बराबर आई स्क्वायर। आई का मान कितना? 5, 5 का स्क्वायर इंटू में आर का मान कितना? 100 इंटू टी का मान कितना? 15 गुणित 60। 15 गुणित 60। बस इसको हल कर लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। ठीक है, ये 10 की घात 2 और एक ये लिख दूं क्या? 10 की घात 3 लिख दें, और 15 6 90, 15 6। ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 25 गुणा 9, और क्या मैं इसको 10 की घात 4 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं 10 की घात 4। अब 25 में 9 का गुणा कर लो, तो 9 5 45 के 5 हासिल का आया 4, 9 दूनो 18 और 4
22 कितना गया 22, 225 गुणित 10 की घात 4। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं। आप देखोगे क्या लिखा है 225 गुणित 10 की घात 4। अभी दशमलव कहां पर है? यहाँ पर। कहां है? यहाँ। आप यदि 2 अंक इधर दशमलव खिसकाओगे तो क्या 2 पावर बढ़ जाएगी? तो आप इसको लिख सकते हो 2.25 गुणित 10 की घात 6, है ना। और उष्मा का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। उष्मा का मात्रक होता है जूल। अर्घ भी मात्रक होता है उष्मा का, लेकिन जूल कैसा मात्रक है? एमकेएस या एसआई। और अर्घ मात्रक है सीजीएस। 1 जूल में कितने अर्घ? हाँ, 1 जूल में कितने अर्घ? किसी को भी नहीं पता कि 1 जूल में कितना अर्घ होता है? ठीक है, रहने दो। देखो भैया सुनो, आपको क्वेश्चन बोला था 100 ओम के एक प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न उष्मा। आपको ये उष्मा के 3 फार्मूले याद रखने हैं। H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर वी स्क्वायर आर इंटू टी, H बराबर वी आई टी। और आपको जो वैल्यू दी रहे उस हिसाब से आपको फार्मूला लगाना है। आपको इसमें दिया था 100 ओम, यानी आपको प्रतिरोध दे दिया। क्या दे दिया? फिर आपको 15 मिनट यानी आपको समय दे दिया। 15 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि वो मिनट में दिया है, आपको किसमें बदलना पड़ेगा? सेकेंड में। और आपको धारा का मान दे दिया 5। आपको पहले ही फार्मूला दिखा H बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई का मान रखा 5, 5 स्क्वायर 25, आर का 100 और टी का मान 15 गुणा 60। इसको आप सोल्व कर लेना। 5 का स्क्वायर गुणा 2 गुणित 15 गुणित 60। इसको सोल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा सी, 2 10 की घात 6 जूल। इतना मैं मान के चल रहा हूं कि आपको हल्की फुल्की मैथ्स आती होगी, आप लोग स्कूल पढ़ के आए होंगे, तो ये गुणा कर लोगे। गुणा कर लेने के बाद ये आपका आंसर यदि 225 गुणा 10 की घात 4 आता है तो आपको यदि 10 की घात 4 वाला ऑप्शन दिखता है, 10 की घात 6 है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, 2 अंक दशमलव इधर खसका है, तो 2 पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। पता ही होगा सभी को। ठीक है, अरे कोई प्रॉब्लम? हाँ, ये सारे क्वेश्चन है देखो भैया, ग्रुप डी 2025 शिफ्ट 1 में। ठीक है, अगला बताओ। ये तो बता देंगे यार, तुम पे मुझे पूरा भरोसा है। देखता हूं यूट्यूब वालों से थोड़ी बातें कर लेता हूं जब तक तुम लोग बताओ। एलपी टेक्नीशियन 2018 का क्वेश्चन है। सर आज तो शाम तक क्लास चलनी चाहिए। तो ये चलो बताओ भैया। बताओ। क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा इधर कर देता हूं यूट्यूब वाले भाइयों को। ध्वनि तरंग 339 मीटर प्रति सेकेंड है ना, बीच में मीटर प्रति से यात्रा करती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या होगी? ए वाला पक्का? क्या लगा है फार्मूला? फार्मूला क्या बदला लगा है ये बताओ। डिवाइड कर दिया बस डायरेक्ट कि बस हमने तो डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, हो गया हमारा काम। आपको ध्वनि तरंग की चाल दी हुई है, यानी आपको सी की वैल्यू दी है। ध्वनि तरंग की चाल 339 मीटर प्रति सेकेंड। चाल का मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकेंड, वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य आपको लेमड़ा का मान दिया है, किसका मान? 1.5। कितना दिया है? 1.5। लेकिन काय में दिया है? सेंटीमीटर में। किस में दिया है? क्या आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा? तो सेंटी मतलब 10 की घात माइनस, सेंटी मतलब कितना होता है? 10 की घात माइनस 2 होता है ना। अरे यार तुम लोग 10 की घात माइनस 2। अरे आपको मैंने उपसर्ग पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए हैं? उपसर्ग। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, फर्मी। तो डेसी मतलब 10 की घात माइनस 1, सेंटी मतलब 10 की घात माइनस, मिली मतलब 10 की घात माइनस 10 की घात माइनस 6 मतलब माइक्रो, 10 की घात माइनस 9 मतलब नैनो। क्या यार, चलो। तो आपसे पूछा है भैया तरंग की आवृत्ति क्या होगी, एफ का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? किसका मान पूछा है?
एफ का मान पूछा है, तो आपको ये पता होना चाहिए सी बराबर होता है एफ अपॉन लेमडा। सी अपॉन क्या होता है, सी बराबर होता है एफ अपॉन में लेमडा। ठीक है, सी बराबर होता है एफ अपॉन में लेमडा, ये होता है भैया। ठीक है, नहीं यार, लेमडा बराबर, हाँ लेमडा बराबर सी बटे एफ, हाँ वो एक ही फार्मूला है। ठीक है, लेमडा बराबर सी बटे एफ बोलो या। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, आवृत्ति। क्या निकालना है, तो एफ बराबर हो जाएगा सी इंटू लेमडा। ठीक है, तो एफ का आपको मान पूछा है, सी का मान दे दिया आपको 339 कितना, और लेमडा का मान दे दिया आपको 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 2। कितना दे दिया, 10 की घात माइनस 2। इसके हिसाब से तो आंसर गलत आएगा क्या। फार्मूला क्या हो रहा है, लेमडा बराबर सी बटे एफ, यही होता है कि सी बराबर एफ इंटू लेमडा होता है। लेमडा बराबर सी बटे एफ होता है। ठीक है, लेमडा बराबर होता है सी बटे एफ। ठीक है, फार्मूला थोड़ा सा गलत लग गया है, कोई फिक्र नहीं। देखो भैया, लेमडा बराबर होता है सी बटे में एफ। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, उसने एफ पूछा है, सी एफ पूछा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ बराबर सी अपॉन में लेमडा। आपको सी का मान कितना दिया है, 339 कितना दिया है, बटे में लेमडा का मान दिया है आपको 1.5 गुणा 10 की घात माइनस 2। कितना है, 1.5 गुणित 10 की घात माइनस 2। क्या मैं इसको 339, सुनो भैया 339, यहाँ का 1 दशमलव हटा के क्या मैं यहाँ पर 10 की घात पावर माइनस 3 लिख लूं, लिख सकते हैं। तो इसको 15 गुणा 10 की घात माइनस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ये 10 की घात 3 बटे में, तो ऊपर जाके काय में हो जाएगा, तो 39 बटे में 15 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा 3। काट ले, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ठीक है, और काट लें 5 से काट लें, 5 दूनों 10, बचा कितना 1, कितना बचा 1, तो फिर 5 दूनों 10, बचा कितना 3, 5 का 30 है ना, तो 226, और 10 की घात कितना है 3, यहाँ 10 की घात कितना है, तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी। ऑप्शन नंबर भैया ये आया आपका 226 गुणा 10 की घात कितना आया 3, तो 10 की घात 3 को अपन कितना लिखते हैं 3 0। थोड़ा धीरे बोलना, क्यों 2 0 आएगा, अच्छा यहाँ पॉइंट लगा था क्या, सुनो, हाँ सॉरी यार, यहाँ पॉइंट में 0 लगा। ठीक है, ठीक है, 10 की घात 2, अच्छी बात है, आप लोग भी सिखाते हो थोड़ा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। एक बार वापस करके देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको बस कैलकुलेशन आना चाहिए और कुछ भी ऐसा ये नहीं है। आपको जो जो वैल्यू दी हुई है, आपको फार्मूला सही से याद होना, लेमडा बराबर होता है सी बटे एफ। ये फार्मूला होता है भैया, मैंने जब ध्वनि चैप्टर पढ़ाया था तब ये फार्मूला लिखा है, लेमडा बराबर सी बटे एफ। तो आपको ये सारी वैल्यू दी गई है, आपको वैल्यू दी गई है, आप वैल्यू पुट करके क्या कर लेना, उसको सोल्व कर लेना। क्या कर लोगे, सोल्व। ठीक है, आप बता रहे हो डी ऑप्शन, तो बढ़िया है, डी ऑप्शन आ रहा है। तो चलो आगे देखो, देखो भैया क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे नहीं होगा, मैं ही बता देता हूं। आपको बोला है समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तारों ए, बी और सी के प्रतिरोध से इतने इतने हैं, उनकी प्रतिरोधकता क्या ज्ञात करो। देखो आपको मैंने बताया प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू एल अपॉन में ए। ये R होता है प्रतिरोध, ये R क्या होता है, प्रतिरोध। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। रो होता है प्रतिरोधकता, क्या होता है, प्रतिरोधकता, क्या होता है, प्रतिरोधकता। ठीक है, एल होता है उसकी लंबाई और ए होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब इसने तो क्या बोल दिया, समान लंबाई और समान मोटाई वाले 3 तार, यानी उसने लंबाई और मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात नहीं करी। तो यहाँ जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधकता कैसा होता है, समानुपाती। कैसा है ये, समानुपाती, यानी जो अनुपात प्रतिरोध का होगा क्या वही अनुपात प्रतिरोधकता का होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का अनुपात आपको दिया है, प्रतिरोध 3 तारों के ए बी सी का इनके अनुपात दिया है आपको 0.5 और क्या दिया है 0.2 और दिया है 1.02, क्या यही दिया है। तो आपको इनका अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात निकाल लें। देखो अब क्या मैं इसको 100 से गुणा कर लूं, 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, इसमें 100 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20, कितना हो जाएगा, और इसमें 100 से गुणा करेंगे तो 102। ये 100 से क्यों करा मैंने, क्योंकि भैया दशमलव हटा लूं, क्या हटा लूं, यहाँ 100 से गुणा करूंगा तो 50 हो जाएगा,
यहाँ 100 से गुणा करूंगा तो 20 हो जाएगा। 10 से क्यों नहीं करा, क्योंकि 10 से करता तो फिर ये 10 दशमलव कितना हो जाता 2, और 100 से करने पर ये कितना होगा 102। अब काट सकते हैं इसको, अरे काट सकते हैं, देख लो कैसे काट लें, 2 से काटें, कितनी बार 25, कितनी बार 10 बार, कितनी बार 51 बार, कितनी बार 51 बार। या तो फिर यहाँ कुछ गलती ना हो भैया, यहाँ भी हो सकती है कि ये प्रॉपर कट नहीं रहा है, तो आगे काय से कटेगा फिर, अब नहीं कट रहा ना, तो हो सकता है कि वो 1.2 हो, कितना हो 1.2 हो सकता है। देखते हैं यदि 1.2 हुआ तो क्या आंसर आता है। ऐसा लग रहा है कि वो 1.2 होगा, कि 0.5 वो होगा 0.2 और ये होगा 1.2। 10 से गुणा करा तो ये हो जाएगा 5, 10 से गुणा करा तो 10, 10 से गुणा करा कितना 12। तो ये अनुपात है क्या 5-2-12, 5-2-12? ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, नहीं बराबर कहाँ से, अनुपात बराबर तो है ही नहीं। या तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर कुछ मिस्टेक दी हुई हो, है ना, या तो फिर यहाँ कहीं 12 होना चाहिए, जैसे ये 5-2 तो आया, ये 5-2 तो यहाँ फिर क्या आना चाहिए 12, तो यहाँ 12 तो कहीं है ही नहीं ऑप्शन में। नहीं तो फिर भी 5 से काटेगा तो 5 से नहीं कटेगा ना पूरा, ठीक है चलो ठीक है। इसमें हो सकता है कि ऑप्शन में मिस्टेक हो भैया, या फिर आप तो बस इतना समझो, आप इतना समझो कि जो प्रतिरोध होता है, कौन होता है प्रतिरोध, वो प्रतिरोधकता के कैसे होता है समानुपाती, यानी जो अनुपात प्रतिरोध का होगा वही अनुपात किसका होगा प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, किसका प्रतिरोधकता। यदि आपको प्रतिरोध का अनुपात 2:4:5 दिया है तो आपका प्रतिरोधकता का भी अनुपात क्या होगा 2:4 क्या होगा 5। हो सकता है इसमें ऑप्शन मिस्टेक हो, है ना, या तो फिर यहाँ पर कुछ गलती हो गई हो कि काटने में दिक्कत जा रही है तो कट नहीं पा रहा, या तो फिर हो सकता हो कि यहाँ पर 2-5 और क्या आ जाए 12 हो जाए, ठीक है। तो आप तो इतना याद रखना कि सेम अनुपात में होते हैं, क्लियर है क्या। फार्मूला होता है प्रतिरोध बराबर प्रतिरोधकता इंटू एल अपॉन में ए। अब उसने बोल दिया समान लंबाई यानी एल की बात नहीं कर रहा, समान मोटाई यानी ए की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधकता के कैसे होता है समानुपाती, तो जो अनुपात इसका होगा वही अनुपात इसका भी होगा, क्लियर है क्या। चलो आगे देखो, करके बताना है तुम्हें, अब मैं आपको बता चुका हूं, चलो बताओ। यदि मैं बता रहा हूं, यदि 32, 22 और 62 के प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, कौन से क्रम में समांतर क्रम में संयोजित है, तो उनके संबंध में कौन सा कथन सही होगा। मैंने आपको बताया कि समांतर क्रम में किसका मान समान होता है विभव का, किसका मान और धारा का मान अलग अलग, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान और विभव का मान अलग अलग। तो ऑप्शन देख लो, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर बराबर होगा, पहली बात सही आ गई। प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा बराबर होगी, नहीं, धारा का मान किसमें समान होता है श्रेणी क्रम में, किसमें 62 ओम के प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा अधिकतम होगी, ठीक है, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा। आपको हल करने की आवश्यकता नहीं थी, आपको पता होता है भैया कि जो प्रतिरोध होते हैं वो कितना संयोजन 2, एक होता है श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम, और एक होता है समांतर क्रम, कौन सा क्रम। श्रेणी क्रम में किसका मान समान होता है धारा का, किसका मान समान, धारा का मान समान, और इसमें अलग कौन होगा विभव का मान अलग अलग, किसका मान विभव का मान अलग अलग होगा। समांतर क्रम में किसका मान समान विभव का, किसका मान समान विभव का, और अलग क्या होगा धारा का मान क्या होगा अलग अलग, ओके। यदि किसी का हॉटस्पॉट कनेक्ट हो ना इस मोबाइल वाला तो बंद कर देना, कौन सा 5G है कि कौन सा कनेक्ट है। चलो हो गया है ना, हो गया ना चालू, चलो आपको बोला है 10 ओम वाले प्रतिरोध में 5 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न उसमें ऊर्जा का मान क्या होगा। आपको भैया आर का मान दिया है 10 ओम, कितना ओम 10 ओम, आपको ओम का प्रतिरोध का मात्रक ओम, 5 मिनट तक के लिए यानी समय कितना दिया है 5 मिनट, तो इसको सेकेंड में बदलेंगे तो कितने मल्टीप्लाई 60 का, क्लियर है क्या। तो इसको मैं 300 लिख लूं, लिख ले 300, ठीक है।
और धारा दी है आपको 5 एम्पियर। कितनी दी है? 5 एम्पियर की धारा दी हुई है। आपको उष्मा का मान ज्ञात करना है। एच बराबर कौन सा फार्मूला लगा दूं बताओ? एच बराबर, देखो आप दो फार्मूले लगा सकते हो यहाँ से। सुनो, मैं आपको दो फार्मूले बताता रहता हूँ। आपको मैंने फार्मूले क्या क्या बताया? एच बराबर बताया वी स्क्वायर आर बटे में टी, ये बताया। एक बताया मैंने एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, बताया क्या? अभी तो यही फार्मूला लग जाएगा। अरे लग जाएगा। तो आई का मान कितना? 5, 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं क्या? 25। ये वाला फार्मूला लगा रहा हूं मैं। आर का मान कितना? 10, कितना? और टी का मान कितना? 300, कितना? 300। ठीक है, 25 दिया 75, 25 दिया और 10 की घात कितना हो जाएगा? 3, 10 की घात 3। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, ऐसा ऑप्शन नहीं है भैया, ऐसा ऑप्शन। तो क्या मैं इसको 7.5 गुणा 10 की घात 4 लिख सकता हूँ? लिख सकते हैं। और उष्मा का मात्रक जूल। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। भावनाओं में भय के सी मत लगा देना, ठीक है? नहीं तो 10 की घात 3 देखा और लगा दिया। यहाँ देखो ये 75 गुणा 10 की घात 3 है। 75 गुणा 10 की घात क्या है? लेकिन ऑप्शन में 75 वाला है ही नहीं, आपको 7.5 वाले ऑप्शन है। तो जब इसको आप 7.5 लिखोगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, इतना तो आपको मैथ्स आता ही होगा। तो 7.5 गुणी 10 की घात 4, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको एक और फार्मूले से कर सकते थे आप, एच बराबर वी आई टी, एच बराबर वी आई टी। लेकिन समझो आपके पास v का मान नहीं है, किसका मान? तो फिर आप वो ओम के नियम से निकाल लेते, ये कर लेते, लेकिन इससे ही बेटर है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? आगे देखो, वही नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हर क्वेश्चन वही हो। करके बताओ। ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, थर्ड शिफ्ट में 2022 26 तारीख को। बताओ। बताओ मुझे आंसर फटाक से। 32,400 जूल, पक्का? कितनी ऊर्जा होगी? ठीक है, फर्स्ट वाला चलो देख लेते हैं। वेरी गुड। 12 वोल्ट की बैटरी, यानी बी का मान कितना दे दिया आपको? 12 वोल्ट। कितना? 12 वोल्ट की एक बैटरी द्वारा इसे जुड़े एक लैंप को 3 एम्पियर की धारा, आई का मान कितना दे दिया? 3 एम्पियर। कितना दे दिया? 3 एम्पियर। और लैंप में 15 मिनट, यानी टाइम का मान कितना दे दिया आपको? हाँ, 15 मिनट है तो काय में बदलेंगे? सेकेंड में। काय में बदलेंगे? ऊर्जा कितनी होगी? देखो, तो एक फार्मूला ये भी बताया मैंने आपको, एच बराबर बी आई टी। बताया क्या? एच बराबर, बस एच का मान कितना? एच का मान पूछा है। वी का मान कितना? 12। आई का मान कितना? 3। टी का मान 15 6 90। क्या मैं इसको 900 लिख लूं? लिख लूं 900? मल्टीप्लाई कर लो, 9 3 27, 27 में 12 का मल्टीप्लाई कर लो, करते आता है 7 दूनी 14, इसलिए 1 2 2 4 5, 7 एकम 7 और 2 एकम 2, 4 7 12 324। कितना आया? 324। 324 आया और फिर ये कितने जीरो? 2 जीरो, तो 32,400 जूल। उष्मा का मात्रक जूल, ऑप्शन नंबर ए। अरे कोई प्रॉब्लम है? तो उष्मा के जो तीनों फार्मूले उस पर तीनों पे अपन ने क्वेश्चन करे। एच बराबर ये वीआईटी पे था, एच बराबर किस पे? वीआईटी पे। तीनों फार्मूले आपको लिखा चुका हूं। एच बराबर क्या होता है भैया? आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। एक फार्मूला होता है एच बराबर वी स्क्वायर आर इंटू में टी, और एक फार्मूला होता है एच बराबर वी आई टी। ये तीनों फार्मूले पर अपन क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, जब भी उष्मा का पूछे इस तरीके से आपको वैल्यू दी रहेगी, पहले वैल्यू देखना कि कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है और फार्मूला कौन सा लगाना है, कौन कौन सा फार्मूला लगाना है। ठीक है, आगे बताओ भैया, बता पाओगे? इजी क्वेश्चन है। बताओ यूट्यूब वाले भाइयों, कुछ तो कहो, जुबा तो खोलो। बी आ रहा है,
सी 2 एम्पियर। और कोई? किसी विद्युत बालक, बालक नहीं भी है, चालक है। क्या है ये? चालक है। कौन है? बालक की बात कहां से आ गई? किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश, आपको आवेश का मान कितना दे दिया? 2 कूलाम। कितना दे दिया? 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है, यानी आपको टाइम कितना दे दिया? 1 सेकंड। कितना दे दिया? 1 सेकंड। तो इसमें उत्पन्न करंट, करंट मतलब क्या पूछा है? धारा। क्या पूछा है? तो फार्मूला मैंने आपको बता चुका हूं, Q बराबर आई टी। Q बराबर, Q का मान कितना गुलाम? 2। I का मान कितना निकालना है? इनटू में T का मान कितना? 1 बटे में जाएगा तो कितना आएगा? 2। अरे कितना आएगा? 2 में 1 का भाग दोगे 2 ही आएगा। और धारा का मात्रक एम्पियर। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2 एम्पियर। अरे किसी को कोई प्रॉब्लम? हंसो मत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अरे वाह, अब आए ना थोड़ा। मेरे को समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, इधर देखना है, ठीक है, ध्यान से। मैंने आपको प्रतिरोध में क्या बताया? सुनना भैया सारे लोग। प्रतिरोध में मैंने आपको ये बताया कि यदि प्रतिरोध में आपको श्रेणी क्रम में आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना हो, आर नेट निकालना हो, तो आपको लगाना पड़ता है R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? यदि समांतर क्रम में निकालना हो तो आप लोग लगाते हो 1/R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है। लेकिन बात अब यहाँ चल रही है कैपेसिटर। कौन होते हैं? कैपेसिटर होते हैं धारिता। क्या? धारिता। तो सुनना भैया, ये थे किसमें? ये थे अपने प्रतिरोध में। किसमें थे? लेकिन आपको अब धारिता के बारे में बोले या कैपेसिटर के बारे में बोले, कैपेसिटर या धारिता के बारे में बोले, तो आपको श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। इसको सी से दर्शाएंगे, है ना, कैपेसिटर को सी से। तो आपको यहां लगाना है 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। और भी आगे चलेगा यदि दिया रहेगा तो, जैसे इसमें 3 है तो 1/C3। और यहां पर आपको यदि सी नेट निकालना है तो C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी जो प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में होता है, वो प्रतिरोध में जो श्रेणी क्रम R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, समांतर में धारिता का श्रेणी में धारिता का हो जाता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर? और यदि समान प्रतिरोधों का समांतर क्रम 1R नेट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, तो प्रतिरोधों में वो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाता है। क्लियर है सभी को? अरे क्लियर? ये दोनों तो याद होंगे ही सभी को, ये तो सब याद है ना ये दोनों तो। लेकिन जब भी आपको धारिता का आ जाए तो धारिता का श्रेणी क्रम पूछे तो आप समांतर का ये वाला लगाना। क्लियर है? ऐसा नहीं कि इसमें भी C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दोगे। क्लियर है सभी को? और इसमें C1 प्लस C2 प्लस C3 लगाना है, ये आपको रहेगा भैया। ठीक है, कहीं लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना कोई बात नहीं। चलो आगे देखो, आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि 16 माइक्रोफेरड धारिता का मात्रक होता है फेरड। क्या होता है? धारिता का मात्रक होता है फेरड। ये कहाँ होते हैं? अपने घरों में बल्ब, वो जो पंखे में कैपेसिटर लगे होते हैं ना, उसमें लिखा होता है कंडक्टर में +2 -2 माइक्रोफेरड, है ना। तो धारिता का मात्रक होता है। कैपेसिटर के 3 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में, कौन से क्रम में? तो अभी मैंने आपको कैपेसिटरों का श्रेणी क्रम पढ़ाया 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यदि समांतर में बोलता तो C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है सभी को? यदि यहाँ प्रतिरोध रहता और प्रतिरोध में श्रेणी क्रम बोलता तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब 1/C नेट निकालना है आपको, ठीक है। 1/C1 का मान दिया है 16 प्लस 1/C2 का मान भी दिया है 16 प्लस 1/C3 का मान भी दिया है 16, 32। कितना दिया है? 32। कितना दिया है? 32। कितना दिया है? 32। एलसीएम कितना ले लूं? 32। तो 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 16 दूनी 32, 2 एकम 2, 32 एकम 32, 1 एकम 1। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 5/32। 5/32
ये 1/C नेट है, ये 1 क्या है, जब ये C नेट निकालूंगा मैं, तुल्य प्रतिरोध निकालूंगा C नेट, तो ये क्या हो जाएगा 32/5, भाग दे लू क्या 32/5, तो ऐसा ऑप्शन है क्या 32/5, तो ये पहला ही ऑप्शन है 32/5 माइक्रोफेरड, ऑप्शन नंबर ए 32/5 माइक्रोफेरड, 60/32 है, 32 है और 56 है, तो ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत? श्रेणी क्रम में यदि आपको संधारित्रों का पूछे तो 1/C नेट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, क्लियर है क्या? ऐसा मत भावनाओं में ये भाई के मत कर देना C1 प्लस C2 प्लस C3, क्लियर है सभी को? अरे क्लियर, बताओ भैया इधर कोई है क्या? अगला, ठीक है, 14-15 प्रश्न और बचे अपने, चलो मैं ही बता देता हूं आपको। एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, क्या होता है? व्हीट स्टोन ब्रिज होता है भैया, एक व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, वो आप व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा होता है, ठीक है, 4 प्रतिरोधक होते हैं, P इधर होता है, P इधर होता है, Q इधर होता है, R इधर होता है, S इधर क्या होता है R, इधर होता है P इधर होता है, Q इधर R होता है, इधर S होता है, तो इनका जो अनुपात होता है वो होता है P